आज का जो हमारा मुख्य स्रोत है वो है उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर 1। हाँ, जो मुख्य रूप से आरंभिक स्तर पर पठन और लेखन की बात करता है। मतलब ये सिर्फ एक परीक्षा का सिलेबस नहीं है। एकदम सही। ये दरअसल उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक बहुत गहरा विश्लेषण है कि आखिर इंसान का दिमाग भाषा को सीखता कैसे है। वही तो, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाए बस उसके हाथ में पेंसिल थमा दो और वो फराटेदार लिखना शुरू कर दे। जो कि असल में बहुत गलत तरीका है ना? मतलब ये तो किसी इमारत की नींव बनाए बिना ही सीधे छत ढालने वाली बात हो गई। अगर हम इस विषय की गहराई में जाएं तो स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का सूत्र दिया गया है, सुबोपली। हाँ, सुबोपली। सुनने में ये किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है। सच में। लेकिन ये भाषा विज्ञान का सबसे ठोस और सबसे जरूरी क्रम है। सो बो प ली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अच्छा, तो ये एक निश्चित क्रम है। बिल्कुल। देखिए, विकासवादी नजरिए से अगर हम सोचें तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो सुनने और बोलने के लिए तो प्राकृतिक रूप से प्रोग्राम्ड है। बच्चा पैदा होते ही ध्वनियां सुनता है और फिर कुछ समय बाद बोलने की कोशिश करता है। सही बात है। लेकिन पढ़ना और लिखना ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ एक आविष्कार है। ओहो, मतलब इसके लिए दिमाग को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। 100%। इसीलिए ये क्रम जरूरी है। पहले बच्चा मौखिक भाषा को समझेगा, यानी सुनेगा और बोलेगा, और फिर उसी मौखिक भाषा को वो विजुअल फॉर्म में, यानी लिखित प्रतीकों के रूप में देखेगा, जिसे हम पठन या पढ़ना कहते हैं। और सबसे आखिर में लिखना आता है। बिल्कुल, क्योंकि लिखना सबसे जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो अगर हम पहले पठन यानी रीडिंग की बात करें, मुझे लगता है यहाँ हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती? मतलब हम पठन का मतलब सिर्फ इतना निकाल लेते हैं कि किताब खोली, लिखे हुए अक्षरों को देखा और बस उन्हें बोल दिया। जैसे क म ल देखा और कमल पढ़ दिया। ये तो बहुत ही सतही परिभाषा है पठन की। वही ना, मतलब सिर्फ डिकोड कर लेना। क्या स्रोत भी इसे ही पठन मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिपिबद्ध प्रतीकों को सिर्फ उच्चारण में बदल देना वो पठन नहीं है। पठन की असली आत्मा उसके अर्थबोध में बसती है। अर्थबोध? हाँ। मतलब उसका मतलब समझना। हाँ, जब तक आपका मस्तिष्क उन छपे हुए प्रतीकों को देखकर उनके पीछे छुपे हुए अर्थ, उनके भाव, मतलब उनके संदर्भ को ग्रहण नहीं कर रहा है, तब तक पढ़ने की प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है। वो एक पूरी कहानी बहुत तेजी से पढ़ देता है, एकदम बिना अटके। पूरी क्लास तालियां बजाती है। लेकिन जब किताब बंद करके शिक्षक उससे पूछते हैं कि बेटा इस कहानी में वो आदमी उदास क्यों था, और बच्चा चुप हो जाता है। हाँ, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने क्या बोला। तो क्या हम इसे पठन मानेंगे या ये बस एक तोते की तरह रटना हो गया? शैक्षिक मनोविज्ञान में इसे यांत्रिक वाचन कहते हैं, यानी मैकेनिकल रीडिंग, बस एक मशीन की तरह पढ़ना, तोते की तरह रटना। बिल्कुल। उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा, यानी मतलब अपना 100% संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड सिर्फ अक्षरों को पहचानने और उन्हें बोलने में लगा दिया। ओह, तो उसके दिमाग के पास अर्थ समझने के लिए ऊर्जा बची ही नहीं। एकदम सही पकड़ा। जब बच्चा सच में पढ़ रहा होता है ना, तो वो सिर्फ अक्षर नहीं देखता, उसका दिमाग लगातार अंदर ही अंदर एक फिल्म चला रहा होता है, वो अर्थ का निर्माण कर रहा होता है। इसीलिए शायद स्रोतों में पठन को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, सस्वर पठन और मौन पठन। हाँ, सस्वर यानी आवाज के साथ बोल बोल कर पढ़ना, और मौन यानी मन ही मन पढ़ना। तो शुरुआती दौर में सस्वर पठन क्यों जरूरी है? देखिए, शुरुआत में शिक्षक को यह जांचना होता है कि बच्चा ध्वनियों को सही से डिकोड कर पा रहा है या नहीं, उसका उच्चारण कैसा है, और इससे बच्चे की झिझक भी टूटती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मौन पठन करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि मौन पठन का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को आपके होठों, आपकी जीभ और स्वर यंत्रों को लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बिल्कुल। लेकिन मौन पठन में आप इस पूरी मोटर प्रक्रिया को बाईपास कर देते हैं। आपकी आंखें सीधे शब्द देखती हैं और दिमाग सीधे अर्थ ग्रहण करता है। अरे वाह, मतलब बीच का रास्ता कट गया। हाँ, इससे न केवल पढ़ने की गति कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि आपकी एकाग्रता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी जब हमें किसी गंभीर विषय पर सोचना होता है
तो हम हमेशा मौन पठन ही करते हैं। एकदम सही बात है। तो पठन तो हो गया जानकारी को अंदर लेने की प्रक्रिया। अब अगर हम सुबोपली के आखिरी चरण यानी लेखन की तरफ आएं, तो मैं लेखन को एक प्रोजेक्टर के लेंस की तरह देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमारे जो विचार हैं, हमारी कल्पनाएं, वो उस प्रोजेक्टर के अंदर चल रही एक बहुत ही सुंदर फिल्म की तरह है। लेकिन अगर हमारा लेखन रूपी लेंस गंदा है, मतलब हमारी लिखावट अस्पष्ट है, स्पेलिंग गलत है या वाक्य टूटे हुए हैं, तो सामने दीवार पर वो सुंदर फिल्म एकदम धुंधली दिखाई देगी। बिल्कुल। सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे दिमाग में कितने बेहतरीन विचार चल रहे थे। ये प्रोजेक्टर वाली तुलना बहुत ही सटीक है, क्योंकि लेखन का जो मूल उद्देश्य है वो है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। पठन के जरिए हम दुनिया से जानकारी ग्रहण करते हैं और लेखन के जरिए उसी जानकारी को एक व्यवस्थित, लिपिबद्ध और स्थायी रूप में दुनिया के सामने वापस रखते हैं। और स्रोतों में लेखन के अभ्यास के लिए दो बहुत ही खास शब्दों पर जोर दिया गया है, श्रुतलेख और सुलेख। हाँ, जिन्हें हम आम भाषा में इमला और सुंदर लेख या कैलीग्राफी कहते हैं। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। और ये सुनकर लिखना कोई आसान काम नहीं है। ये बच्चे की वर्किंग मेमोरी का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। अच्छा, सिर्फ सुनने का टेस्ट नहीं है? नहीं, जब शिक्षक कोई शब्द बोलता है तो बच्चे को पहले उस ध्वनि को सुनना होता है, फिर अपने दिमाग के डेटाबेस में से उस ध्वनि से जुड़े सही अक्षर को खोजना होता है, और फिर अपनी उंगलियों की मांसपेशियों को निर्देश देकर उसे कागज पर उकेरना होता है। ये सब 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में होता है। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत जटिल न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जो दूसरा शब्द है सुलेख, इसके बारे में स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ सुंदर अक्षर बनाना नहीं है, ये व्यक्ति के आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब है। मतलब अगर दिमाग में ठहराव है तो लिखावट में भी वो ठहराव नजर आएगा। एकदम सही। लिखित अभिव्यक्ति में सुस्पष्टता, शुद्धता और क्रमबद्धता का होना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग में उलझन है तो वो लिखावट की जल्दबाजी और शब्दों की काट-छाट में साफ दिखने लगती है। तो इसका मतलब पठन और लेखन ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे मैं हमेशा सांस लेने की प्रक्रिया से जोड़कर देखती हूँ, इनहेल और एक्सहेल। अरे, ये भी बहुत दिलचस्प एनालॉजी है ना? क्या हम ये कह सकते हैं कि पठन ज्ञान को, नई शब्दावली को, व्याकरण के नियमों को अंदर खींचने यानी इनहेल करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर उसी ज्ञान को प्रोसेस करके उसमें अपने विचार मिलाकर जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो लेखन है यानी एक्सहेल करना। और अगर आप गहरी सांस अंदर नहीं लेंगे तो मजबूती से सांस बाहर भी नहीं छोड़ सकते। बहुत ही शानदार बात कही आपने। ये जो इनहेल एक्सहेल की उपमा है ना, ये इस पूरे बायोलॉजिकल जुड़ाव को स्पष्ट कर देती है। जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में अक्षरों को अपनी आंखों से इनहेल करता है, तभी तो उसके दिमाग में वो खाका बनता है जिससे वो अपनी उंगलियों के जरिए उन अक्षरों को कॉपी पर एक्सहेल कर पाता है। दोनों कौशल एक साथ विकसित होते हैं। हाँ, जितना ज्यादा बच्चा पढ़ेगा उसका लेखन उतना ही समृद्ध होता जाएगा। तो प्रारंभिक स्तर पर पठन के महत्व को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें, स्रोत बताते हैं कि इससे बच्चों की कल्पना शक्ति और शब्दावली विकसित होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी चीज का जिक्र है, आरोह अवरोह, मतलब आवाज का उतार चढ़ाव। हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन। कई बार बच्चे एकदम सही पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज किसी रोबोट की तरह सपाट होती है। और यही सपाटपन कहानी की आत्मा को मार देता है। देखिए, आरोह अवरोह सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुनने में अच्छा लगे, तो फिर ये भाषा का वो हिस्सा है जो भावनाएं और संदर्भ तय करता है। जब कहानी में कोई डरावनी बात आती है तो आवाज का धीमा और भारी हो जाना, या जब कोई सवाल पूछा जाता है तो आवाज का थोड़ा ऊपर उठना। बिल्कुल, ये बच्चों को सिखाता है कि अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं है बल्कि उन्हें कहने के तरीके में भी छुपा है। तो मतलब अगर बच्चा एकदम सपाट आवाज में पढ़ रहा है बिना किसी आरोह अवरोह के, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो उस कहानी के पात्रों के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है, वो सहानुभूति या एम्पैथी नहीं दिखा पा रहा है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी आरोह अवरोह के साथ पढ़ना असल में सहानुभूति सीखने का एक तरीका है। एकदम सही। ऐसे ही वैज्ञानिक ज्ञान और नए नजरियों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहिए और अपनी नींव को मजबूत बनाते रहिए।